जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ नगर और मुबारकपुर विधानसभा की परियोजनाओं की लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री और इसी माटी के सपूत श्री दारा सिंह चौहान जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरुवा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, विक्रांत सिंह रिसो जी, पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रियंका मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी, लालगंज के अध्यक्ष श्री विनोद राजभर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण से अखिलेश कुमार मिश्र जी, अरविंद जायसवाल जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, श्री सत्येंद्र राय जी, श्री मनोज यादव जी, श्री प्रशांत सिंह जी, भारी संख्या में आज में मुबारकपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा भंवरनाथ की इस पावन धरा को, जिस धरा ने संतों ऋषियों मुनियों की साधना से पवित्र होकर के हर कालखंड में देश को एक नई दिशा दी है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्र गौरव के प्रतीक महान वीर सेनानी महाराज सुहेलदेव के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में उस राष्ट्र नायक की स्मृतियों को भी नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सब की भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था,
लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। साड़ी वाला मुझे मिला, उसने भी मुझे यही बात कही। अन्नदाता किसान मिले तो वे भी मुझे यही बात कहे। और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले, उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था। भ्रष्टाचार के नाम पर भारत की पहचान होती थी तो दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था। देश की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे, सरकार मौन रहती थी तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन आंख दिखाता था। नक्सलवाद था, गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं जो काम कभी नहीं हो पाया। याद करिए, एक समय महाराज सुहेलदेव जैसा भारत का एक अमर सेनानी था, राष्ट्र नायक था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। परिणाम था, विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर नहीं आ पाता था, डर के मारे नहीं आता था। लेकिन जब हम आपस में बंटने लग गए, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, परिणाम हम सबके सामने आया और परिणाम इस रूप में आया कि महाराज सुहेलदेव के बाद मोहम्मद घोरी का हमला हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं 17 बार उस कायर आक्रांता को परास्त किया। वो हर बार माफी मांगता था, लेकिन एक बार चूक हुई, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को उसने बंधक बना दिया, कैद कर दिया, अपने साथ लेकर के गया और फिर उसने जो व्यवहार महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, ये इतिहास हम सबके सामने है। हम वही गलती बार बार करते रहे जिस गलती का प्रमार्जन 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने किया था। उसके बाद की पीढ़ी उनसे प्रेरणा नहीं ले पाई। क्या होता था? बहराइच की चर्चा हुई, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था,
हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। एक गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी की किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। आज परिणाम है, आप बहराइच में जाएंगे, अब वहां पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बन गया है। अब लगता है कि बहराइच अब अपनी पहचान के साथ, गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जब हमारी सरकार को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने की बात आई, यहां के लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा विश्वविद्यालय बनेगा। अब विश्वविद्यालय किस नाम से बनेगा, यह भी बात आई। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी ने कहा, देखो 1000 साल पहले महाराज सुहेलदेव ने अपने शौर्य पराक्रम से एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया था। आजमगढ़ में अगर महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय होगा तो अत्युत्तम होगा। और मुझे अच्छा लगा आज यहां पे महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे इतना भव्य विश्वविद्यालय है तो उनके स्वारोही प्रतिमा भी लगेगी, भव्य प्रतिमा का स्थापना होगी यहां पे। बहनों और भाइयों, आप कहीं भी जाएंगे, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आपकी पहचान बनेगी, गौरव की अनुभूति होगी। आजमगढ़ में आज आपका एयरपोर्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कहीं भी जाना हो आपके लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी है। याद रखना, जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति। प्रगति का आधार गति होती है। गति अगर स्पीड ही नहीं है तो विकास भी नहीं हो पाएगा। और यही स्थिति आज आप सबके लिए भी है। आजमगढ़ की प्रगति के लिए आज ब्लैक पॉटरी को एक प्लेटफॉर्म मिला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से। वाराणसी की साड़ी को एक मंच मिला है, आज वैश्विक स्तर पर उसको पहचान मिल रही है। हरिहरपुर का संगीत घराना हिंदुस्तानी संगीत की, शास्त्रीय संगीत की परंपरा को फिर से एक मंच प्रदान कर रहा है। और निरहुआ जैसे कलाकार भी भोजपुरी की मिठास को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबके सामने यही कहने के लिए आया हूं, ये वही दरा है जहां वीर कुंवर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। ये रागे रागों की धरती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की धरती है, महान साहित्यकार की पावन धरा है। ये पावन धरा अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुई? क्यों हर आतंकी घटना में संजरपुर का नाम आता था? क्यों हर गलत कार्य के लिए आजमगढ़ को बदनाम किया जाता था? क्योंकि तब सरकार उस सोच की थी। सरकार नकारात्मक सोच रखती थी, अपने स्वार्थ के लिए यहां के युवाओं का दुरुपयोग करती थी। गरीब के लिए न शौचालय था, न मकान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न गरीब के लिए राशन की व्यवस्था थी। युवा के लिए नौकरी के बारे में राजभर जी ने आपको बताया, कैसे युवाओं की नौकरियों पे सेंध लगती थी और कैसे उनकी सौदेबाजी होती थी। बेटी के लिए कोई स्कीम नहीं थी, बेटी के लिए कोई स्कीम नहीं हुआ करती थी। बेटी के लिए न कोई स्कीम है, न उसके सुरक्षा की व्यवस्था, न उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, न उसको आगे बढ़ने की व्यवस्था। और गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी सरकार की स्कीम कुछ भी नहीं थी। निराश्रित महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं, 300 रुपया पेंशन, बुजुर्ग लोगों के लिए 300 रुपया पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए 300 रुपया महीना पेंशन मिलती थी। वह भी 6 महीने में एक बार आ गई और उसमें भी आधा कमीशन खोरी में चला जाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए
हमने व्यवस्था दी है, हमने उनके लिए व्यवस्था दी है। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। बहनों और भाइयों, आज बेटी की शिक्षा के लिए पैसा है तो बेटी की सामूहिक विवाह की स्कीम भी हमारे पास है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सुनील राजभर जी का विभाग अटल आवासीय विद्यालय भी बना रहा है और नई नई स्कीम लेकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। हर विभाग कुछ न कुछ नया कार्य करके आज विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये काम 2017 और 2014 के पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये एक्सप्रेसवे 2017 के पहले क्यों नहीं बन पाया? ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया? नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? यहां पर अन्य सुविधाएं क्यों नहीं विकसित हो पाई? कारण था करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई थी? गोरखपुर जाने के लिए आज तो आजमगढ़ का व्यक्ति यहां से चलता है 1 घंटे में गोरखपुर, मात्र 1 घंटा। वाराणसी जाता है मात्र 1.5 से पौने 2 घंटे में वाराणसी पहुंचता है, 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंचता है। यह है आज इतनी तेज आपकी गति बढ़ाने का काम। हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत, हर गरीब के घर में शौचालय, हर बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था, हर व्यापारी को भी सुरक्षा की व्यवस्था। हमने कहा है बिना भेदभाव के सुरक्षा दे देंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना से भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने गरीब की जमीन को हड़पने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया और किसी व्यापारी के साथ भी जबरन करने का काम किया, तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं ले पाएंगे। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। नया भारत वैश्विक संकट में भी अपने लोगों को बचा रहा है। आपने देखा होगा कैसे भारत ने ऊर्जा संकट से देश को बचाया है, कैसे भारत अनवरत रूप से इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया त्रस्त है, लेकिन भारत के लोगों को मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति होती है। अभी एनडीए ने मोदी जी के 12 वर्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री के पूरे होने पर उनके अभिनंदन के लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। पूरे देश भर से लोग आए थे।
और सब ने अपने अपने यहां की नई कहानी को, नई गाथा को कहा, कैसे देश बदला है और कैसे भारत आज दुनिया के अंदर सिर उठा करके चलता है और दुश्मन के मान में घुस करके दुश्मन को भी ठिकाना लगाने का काम करता है। आज ये नए भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। कोई सोचता था, मैं मानता हूं महाराज सुहेलदेव होते, अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता। और महाराज सुहेलदेव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में तत्काल हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या यह काम कांग्रेस कर पाती? क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, आपके पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते, आपके देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे? आप ये कुछ नहीं कर सकते, ये गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, ये विकास नहीं करा सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। इनको आप कहे सिर में ढो करके चलते हैं, तो बोझा है व्यवस्था के लिए। इस बोझा को ढोइए मत। वर्तमान को सुधारने के लिए और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ, डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करिए। और उस स्पीड के लिए डबल इंजन की सरकार आपके बीच में है। हमने तो यहां 10 विधानसभा थी और 2 लोकसभा है, बीजेपी का कोई नहीं जीता, लेकिन तब भी विकास से हमने वंचित नहीं होने दिया। आजमगढ़ को विकास किया इस उम्मीद के साथ कि निरुआ जीतेगा जरूर अगली बार। और निरुआ पिछली बार तो जीत गए थे। और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि वे कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां भी कर लिया करो, यहां भी कुछ फिल्मों की शूटिंग करो, कुछ यहां के नौजवानों को भी जोड़ो, उनको भी नया कलाकार बनाओ। हरिहरपुर के विकास के लिए जिसने कला की हर विधा को आगे बढ़ाया है, उस पावन धरा को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ। उनके साथ जुड़ करके वहां के नवोदित कलाकारों को एक मंच दो। आने वाली पीढ़ी कृतज्ञता ज्ञापित करेगी कला का सम्मान करने के लिए। हरिहरपुर को या फिर यहां की ब्लैक पॉटरी को या यहां की साड़ियों को, यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के ऊर्जावान नौजवानों के लिए एक मंच मिलना चाहिए। और उस मंच के लिए आजमगढ़ को आज तैयार होना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ बहनों और भाइयों, 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां आज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। केवल 2 विधानसभाओं की हैं, अन्य विधानसभाओं के लिए भी ऐसे ही आएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि आजमगढ़ को सुरक्षित भी बनाना है और समृद्ध भी बनाना है। और इसके लिए हम बार बार आएंगे इस विश्वास के साथ। आप सभी को मौसम की इतनी विपरीत चुनौती आई, ओम प्रकाश राजभर जी बोले कहीं टेंट उड़ेगा तो नहीं। हमने कहा जब तक हम हैं तब तक तो नहीं उड़ेगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब इतने धैर्य के साथ इस आंधी तूफान में भी बैठे रहे। क्योंकि मुझे एक बार लगा, जब बहुत तेज आंधी तूफान आई तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि हम मंच के लोग ही बैठे रहे और सामने वाले भाग जाएं। लेकिन आपने धैर्य से काम लिया कि सेना अडिग है तो सेनापति भी मजबूती के साथ लड़ेगा, मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। आजमगढ़ वासियों, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए
इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी बंधु बांधवों को, सभी नागरिकों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रशासन से इस बारे में जरूर कहूंगा कि आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमें पुरानी जो जेल है उस जेल को एक अच्छे कन्वेंशन सेंटर या किसी अच्छे केंद्र के रूप में आगे बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना आगे देनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।